प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम असहयोग आंदोलन के संदर्भ में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रारंभिक जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों को यदि हम देखें तो पहला जो जन आंदोलन जिसे हम कह सकते हैं वह असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और 1922 में यह समाप्त हुआ। इस आंदोलन की यदि हम पृष्ठभूमि को देखें तो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने महात्मा गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया था। भारतीयों को आशा थी कि इस महायुद्ध के बाद में भारत को आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे महायुद्ध समाप्त होने जा रहा था, अंग्रेज़ों का रवैया है भारत के प्रति पुनः बदलता गया। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर और निरंकुश शासन स्थापित करने का प्रयास किया। जो आवाज़ें आज़ादी हेतु उठने जा रही थी, उनको अंग्रेज़ों ने दबाने के लिए रोलेट एक्ट नाम से एक कानून है वो पारित किया। भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव एवं राष्ट्रीय भावना को समाप्त करने के लिए यह कार्य है वो किया गया था। इस कानून के लिए एक समिति गठित की गई थी। फरवरी 1919 में केंद्रीय विधान परिषद में 2 विधेयक पेश किए गए, जिसमें से एक विधेयक वापस ले लिया गया, परंतु दूसरा विधेयक 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट के नाम से पारित हो गया। रोलेट अधिनियम के अंतर्गत सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कारण इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। सामान्य भारतीयों में यह काला कानून कहकर संबोधित किया गया। रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष वे स्वयं थे। अन्य सदस्यों में जमना दास लाल, द्वारका दास, शंकर लाल, उमर सोमानी, बीजी हार्निमन प्रमुख थे। इसके विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा, यानी इस काला कानून के विरोध में महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सत्याग्रह किया जा रहा था। कुछ भारतीयों ने गांधी जी के इस कदम का उपहास भी उड़ाया और इनमें एनी बेसेंट प्रमुख थे। लेकिन महात्मा गांधी जी हैं वो डिगे नहीं और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित करने का निश्चय हुआ। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया। स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सतपाल के निमंत्रण पर गांधी जी दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं, किंतु रास्ते में ही 8 अप्रैल 1919 को उन्हें पलवल, हरियाणा से गिरफ्तार कर वापस भेज दिया जाता है। 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी के दिन एक विशाल जुलूस निकाला गया और उस जुलूस का नेतृत्व डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के द्वारा किया जा रहा था। यह कार्य हम देखते हैं कि सत्याग्रह पंजाब के क्षेत्र में हमें अधिक गतिविधियां दिखाई देती हैं, और जब पंजाब के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही थी तो ब्रिटिश जो सेनानायक थे, जो क्रूरता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने इस सत्याग्रह को, इस आंदोलन को क्रूरता से ही दमन करने का उन्होंने पुनः निश्चय किया। और इस निश्चय के अनुसार जब जलियांवाला बाग में एक आम सभा हो रही थी, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वह सभा हुई। 13 अप्रैल 1919 को यह सभा होती है। सभा स्थल पर जनरल ओ डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना की गोलियां चलवा दी, जिसके कारण वहाँ पर नियत थे सैकड़ों भारतीय हैं वो ब्रिटिश
तोपों की गोलियों से शिकार हो जाते हैं और शहीद हो जाते हैं। यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसने संपूर्ण देश को हिला दिया था। गांधी जी इस कांड से पहले अंग्रेज़ों के प्रति गांधी जी की जो सिंपैथी थी वो इस कांड से समाप्त हो जाती है और गांधी जी ने अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक बड़ा जन आंदोलन है वो छेड़ने का यहाँ पर निश्चय है वो होता है। इसी दौरान भारतीय राजनीति में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। खिलाफत आंदोलन था क्या? इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान, जिसे पूरे इस्लाम जगत खलीफा मानते थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध में तुर्कों की पराजय के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के साम्राज्य का विघटन कर दिया। अर्थात अब खलीफा केवल एक छोटे से राज्य का स्वामी बनकर रह गया था। तुर्कों और खलीफा के साथ इस बर्ताव से पूरे विश्व के मुसलमान आहत हुए और संगठित होकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक आंदोलन उन्होंने जो किया, उस आंदोलन को ही इतिहास में खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी एवं कांग्रेस के नेताओं ने इसे हिंदू मुस्लिम समन्वय का एक अच्छा अवसर माना और इस आंदोलन को समर्थन देते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन है वो छेड़ दिया। अब आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव है वो पारित किया जाता है। दिसंबर 1920 में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी जाती है और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में जो प्रस्ताव रखा था, CR दास ने रखा था। नागपुर अधिवेशन में यह घोषित किया गया था कि भारत के लोगों का उद्देश्य वैधानिक तथा शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज प्राप्त करना है। इस आंदोलन को चलाने से पहले कुछ रचनात्मक बिंदु तैयार कर लिए गए थे, जैसे स्वयंसेवकों का दल बनाना और उसमें 1.5 लाख स्वयंसेवक भर्ती करना, 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का गठन करना, भाषा के आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन और हर प्रांत में वहाँ की मुख्य भाषा का प्रयोग पर बल दिया गया, स्वदेशी मुख्यतः हाथ की कताई बुनाई को प्रोत्साहन देना। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस संवैधानिक सामूहिक कार्रवाई की सीमाओं से बाहर निकलकर जन कार्रवाई के कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध हुई। इस आंदोलन के रचनात्मक व नकारात्मक पहलू थे। पहलू हम उसे कार्यक्रम कह सकते हैं। नकारात्मक कार्यक्रमों को देखें तो उपाधियों और अवैतनिक पदों का त्याग करना, स्थानीय निकायों में मनोनीत पदों से त्यागपत्र देना, सरकारी तथा गैर सरकारी उत्सवों का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों कॉलेजों तथा अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी उम्मीदवारों तथा मतदाताओं द्वारा विधान परिषदों के चुनावों का बहिष्कार करना था। रचनात्मक कार्यक्रमों को देखें तो राष्ट्रीय विद्यालयों एवं पंचायती अदालतों की स्थापना करना, अर्थात देशी अदालतों की स्थापना करना, स्वदेशी को बढ़ावा देना, चरखा और खादी को प्रोत्साहित करना था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन है वो शुरू कर दिया गया था और जब आंदोलन शुरू किया गया था उस समय गांधी जी के द्वारा 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा है वो दिया गया था। यह आंदोलन व्यापक तौर पे चला। इस आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने भी आगे बढ़कर भाग लिया। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिलती है। लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया तथा राष्ट्रीय स्कूलों में प्रवेश लिया। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया गुजरात विद्यापीठों की स्थापना की जाती है। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का बहिष्कार पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक सफल रहता है।
पश्चिमी बंगाल के बाद पंजाब दूसरे नंबर पर था, जहां लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शिक्षा का बहिष्कार किया जाता है। शिक्षा का बहिष्कार मद्रास में असफल रहा। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रधानाचार्य का पद पर कार्य किया। असहयोग आंदोलन में सर्वाधिक सफल कार्यक्रम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होलियां जलाने शुरू कर दी गई। यह आंदोलन यूं आगे बढ़ता जा रहा था। अंग्रेजों का दमन चक्र भी चला। गांधी जी ने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि गांधी जी ने वायसराय को रीडिंग को पत्र लिखकर कहा कि 1 सप्ताह के अंदर यदि दमनकारी नीतियाँ नहीं रोकी जाती हैं तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। गांधी जी की चेतावनी के समय सीमा से पूर्व ही 5 फरवरी 1922 को एक ऐसी घटना घटी जिसने असहयोग आंदोलन को हिलाकर रख दिया। इस दिन जो उत्तेजित भीड़ थी उसने चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इतिहास में इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। और जब इस घटना की सूचना 12 फरवरी 1922 को बारदौली में महात्मा गांधी जी को मिलती है तो उन्होंने वहीं से असहयोग आंदोलन है वो समाप्त कर दिया। यद्यपि गांधी जी के निर्णय का राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने, जैसे मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, अली बंधुओं के द्वारा आलोचना की जाती है कि इसे यूं समाप्त नहीं करना चाहिए, लेकिन गांधी जी अपने निर्णय पर अड़े रहे और उन्होंने आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। और जब आंदोलन समाप्त हो गया, अंग्रेज़ों ने लाभ उठाया और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष कैद की सज़ा है वो सुना दी जाती है। इस प्रकार असहयोग आंदोलन है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन आज़ादी का यह आंदोलन एक मील का पत्थर था। इस आंदोलन ने भारतीय जनता के मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो भय व्याप्त हो रहा था, उस भय को भगाने में इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण कार्य किया। जनता में जन जागृति बढ़ती है और आज़ादी की जो चाह है वह जनता के दिलों में समा जाती है। और आगे चलकर हम देखते हैं इस आंदोलन से जो कार्यकर्ता बनकर तैयार होते हैं, वही कार्यकर्ता आगे चलकर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है या भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उन आंदोलनों में उन्होंने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने जन जागृति का माहौल बनाया था।